मैंने कहा कि थोड़ी को हो रही, तो मैं ये बता रहा था कि जी, जी। तो मैं ये कह रहा था कि जहाँ तक कांग्रेस की प्रतिक्रिया है, वो तो कई बार जब पत्रकार पूछते हैं, तो वो 1 आध दिन बाद भी आ जाती हैं प्रतिक्रियाएँ। लेकिन मुख्य बात है कि आज क्योंकि जो प्रधानमंत्री का दौरा था और आज ही आप जानते हैं कि अंबेडकर जी की जयंती थी, तो लाज़मी-सी बात थी कि ये मुद्दा उठना ही था संविधान का तो यहाँ पर। और प्रधानमंत्री की तो वैसे भी आप जानते ही हैं कि कोई भी मौका हो, तो वो चूकते नहीं हैं विपक्ष पर जी। प्रहार करने का, चाहे वो मौका चुनाव के पास हो, चाहे चुनाव के दूर हो। जैसे आप जानते हैं कि अभी हरियाणा में कोई चुनाव नहीं है, देश में भी कोई चुनाव नहीं है, बिहार में चुनाव होना है, वो यहाँ से काफ़ी दूर है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की एक स्टाइल है, हमेशा ही आक्रामक अंदाज में बात करने की, और ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस जिसको कहते हैं। और क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले साल चुनाव में संविधान का मुद्दा बहुत था, तो आज क्योंकि संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती थी, तो ये लाज़मी सी बात थी कि आज वो हरियाणा में एक जनसभा में, वैसे तो वो सुबह भी श्रद्धांजलि व्यक्त करके आए थे हरियाणा आने से पहले, लेकिन हरियाणा में ये अपेक्षित था कि वो इस मौके का लाभ उठाकर अपना अटैक करेंगे, और काफ़ी उन्होंने जिस अंदाज में वो पहले करते रहे, उसी अंदाज में पहले अटैक करा है। तो उसमें कोई नई बात नहीं है। और क्योंकि वक़्फ़ की बात अभी हाल ही में हुई थी, तो इसलिए उस पर भी उन्होंने आक्रामक रवैया अपना के, जो अभी आपने बताया, जब आप पॉइंट्स बता रहे थे, कि उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों की कांग्रेस एक ऐसी है, तो क्यों नहीं कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बनाते किसी मुस्लिम। तो ये मोदी जी की स्टाइल। जहाँ तक आपने कहा कि सरकारों, पुरानी सरकारों का, ये तो देखिए 1975 में आपातकाल लगा था। जब भी संविधान की कोई बात चलती है, तो वो कांग्रेस की दुखती रग है, जिसको मोदी जी हमेशा छेड़-छेड़, जी। या वो पार्लियामेंट के बाहर कोई रैली हो, उसकी बात हो। तो इसलिए जो है वो जो संविधान को कुचलने वाली बात है, वो वहाँ से निकलती है हमेशा। और आजकल वैसे भी जिस तरह की राजनीति चल रही है, उसमें देखिए जो लीगेसी होती है ना, उस पे कब्जा करने की बात, चाहे वो कभी महात्मा गांधी की बात हो, कभी सरदार पटेल की बात हो। अभी कांग्रेस ने अपना अधिवेशन किया, आप जानते हैं, गुजरात में अहमदाबाद में, वहाँ उन्होंने सरदार पटेल पर काफ़ी बातें की। अम्बेडकर पर हमेशा ये बात चलती है कि कांग्रेस ने न्याय नहीं किया, या कुछ लोग कहते हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं कि नहीं, अम्बेडकर का कोई जुड़ाव नहीं था, जो दूसरी विचारधारा है उससे या आरएसएस से। तो उसमें मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखिए किसी चीज़ को कहाँ से आप देख रहे हैं। एक व्यक्ति का जीवन मान लीजिए कितने साल का हो, 40 साल का हो, ठीक है 50 सर। साल, उसमें कई बातें, कई बयान ऐसे हो सकते हैं, कई घटनाएँ ऐसी हो सकती हैं, जिनको आप आइसोलेशन में पकड़ के कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग, हर राजनीतिक दल अपने अपनी दृष्टि से, अपने अपने नजरिए से किसी वक्तव्य पर, किसी प्रकरण पर वो निष्कर्ष निकालता रहता है अपने तरीके से। पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इन सब लोगों का अपना एक योगदान रहा है, चाहे पटेल हो, या गांधी हो, या नेहरू हो, या अम्बेडकर हो। और बहुत सारे लोगों के बीच में समय समय पर संबंध बदलते भी रहे, तो इसलिए वो तो चलता रहेगा। लेकिन अब राजनीति, क्योंकि वो मैंने जैसे बताया कि जो ये बड़े लोग हैं, जो महापुरुष हैं, उनकी विरासत पर कब्जा करने वाली जो चीज है, उसकी वजह से इस प्रकार की चीजें हमारे सामने आती है। अच्छी बात ये होती कि उनके जो अच्छे विचार हैं, उनको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाता। और आरोप प्रत्यारोप से मुझे लगता नहीं एंड में कुछ निकलेगा। बट आज की राजनीति ऐसी हो गई है कि उसमें मैं और आप के सोचने से कुछ होगा नहीं। और आरोप ठीक है सर। प्रत्यारोप और तीखी भाषा या तीखे प्रहार, ये बहुत कॉमन सी बात होती चली जा रही है। ठीक है विरोधाभास सर। है। मैं गुरमीत जी, एक एक सवाल आपसे था सर, और इसी पर आखिरी प्रतिक्रिया आपकी, कि प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर आज जिस तरह से प्रहार था, और जो चुनौती प्रधानमंत्री ने दी थी कि अगर कांग्रेस इतनी ही मुसलमानों की हितैषी है, उस पर जोर भी दिया और वक्फ कानून की बात भी की, तो कोई अध्यक्ष अपनी पार्टी का मुसलमान को क्यों नहीं बनाते। फिर उसमें सीटों की बात आ गई कि इतनी सीटें लोकसभा में दे दीजिए। तो क्या इस तरह की चुनौतियां देश की राजनीति में, और किसी समाज को लेकर कोई अगर सोचता है या बात करता है उसकी, तो उसको इस तरह से हम देख सकते हैं। दूसरी तरफ एससी एसटी ओबीसी का जो मुद्दा प्रधानमंत्री ने मंच से पुरजोर तरीके से उठाया, उस पर कई बार उन्होंने जिक्र किया। तो क्या आप देश की आने वाली राजनीति का फोकस एससी एसटी ओबीसी पर बहुत ज़्यादा रहने वाला, और उसी के हिसाब से सरकारों का चयन होने वाला है?
मना रहे हैं। और अंबेडकर जी तो जाति के विनाश की बात करते थे, इनहेलेशन ऑफ कास्ट उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। लेकिन विडंबना ये है या सच्चाई ये है कि आज भी देश की राजनीति में जाति का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। और यही वजह है कि चाहे जब किसी मुख्यमंत्री का फैसला होता है, उदाहरण के लिए हरियाणा में तो ये होता है कि ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए गए, या अभी आपको मालूम ही है SC SCB का वर्गीकरण भी हरियाणा पहली राज्य बना जहां पर वो वर्गीकरण हुआ। तो ये एक सच्चाई है और आगे आगे ये बढ़ता ही जा रहा है इसमें, क्योंकि चाहे वो कांग्रेस हो, फिर कांग्रेस भी वही कार्ड खेलती है ना, से जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आगे बढ़ाया जाता है। तो हर पार्टी, कोई भी पार्टी इसमें जोखिम नहीं लेना चाहती कि वो जाति से हटकर कोई राजनीति करे। चाहे टिकटों का निर्णय हो, वो भी इसी आधार पर होता है हमेशा कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी जाति के कौन से लोग हैं। अगर दूसरी पार्टी का उम्मीदवार या बाकी पार्टियों के उम्मीदवार एक जाति के हैं तो एक तीसरी जाति ले आओ जिससे वोट बढ़ जाए। तो ये एक सच्चाई है। और ये अम्बेडकर जी तो ये चाहते थे कि जाति का जो है वो खत्म होनी चाहिए जाति, लेकिन आज भी देश की राजनीति जाति के इर्द गिर्द घूमती है जैसे आपने कहा। और जहां तक प्रधानमंत्री की चुनौती का बात, देखिए इन चुनौतियों का कोई विशेष अर्थ नहीं होता कि अगर कांग्रेस को उन्होंने चुनौती दी है तो कांग्रेस उस दृष्टि से कोई उस चुनौती का जवाब देने की कोशिश करके कोई आनन फानन में कोई अध्यक्ष बना देगी, ऐसा तो नहीं होता। और तो वो सिर्फ जैसे मैंने कहा बस आरोप प्रत्यारोप है। जैसे उन्होंने ये आरोप लगाया वैसे कांग्रेस वाले ये आरोप लगाते हैं कि आपका कोई MP लोकसभा में उस समुदाय से नहीं आता है जिस मुस्लिम समुदाय की वो बात कर रहे हैं। तो सब लोग, हर समुदाय का राजनीतिक दल जो भी है वो सबसे ज्यादा हर जाति का खैरख्वाह होने का दावा करते हैं। जब बीजेपी की जो सरकार है या NDA की जो सरकार है उसने भी जब निर्णय लिए, चाहे वो पहले 3 तलाक का था या वक्फ का था, तो यही दावा किया कि ये मुस्लिम समुदाय के हित में है। लेकिन ये राजनीति है और ये इस तरह से देश में चलती रहेगी। और आने वाले समय में जैसे आपने कहा कि ये और अधिक बढ़ेगी, क्योंकि वोट का जो आकलन है या वोट का जो लेने का जो हमारे यहाँ पर एक रास्ता बन गया है, वो इसी तरह का रास्ता लगभग सभी राजनीतिक दलों ने बना लिया। किसी राजनीतिक दल में ये साहस नहीं है कि वो उससे अलग लाइन बनाकर आगे चल पाए या वो ये जोखिम उठा पाए। तो इसलिए बहुत जल्दी इससे छुटकारा नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। और प्रधानमंत्री जी का तो जैसे मैंने बताया, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस उनकी हमेशा से नीति रही है। और वो उस मौके का आज उन्होंने लाभ उठाना था और वो आए। और अंबेडकर जयंती पे क्योंकि 2 जनसभाएं थी हरियाणा में, आप जानते हैं हिसार में और यमुनानगर में, तो वो दोनों में उसका जिक्र होना था। और उसमें जैसे मैंने कहा जो एयरपोर्ट की बात है या और बात, वो शायद उतनी पीछे रह गई। हालांकि किसने करा कैसे करा, लेकिन अच्छी बात है। अब देखना ये होगा कि कितनी उड़ानें वहां से उड़ती है। केवल अगर एक उड़ान उड़ती है तो उस बात का कोई बहुत लाभ नहीं होगा। अगर देश के विभिन्न शहरों को जोड़ा जाता है हिसार से तो निश्चित ही उसका लाभ होगा। उन्होंने नए टर्मिनल के भवन का भी उद्घाटन किया। हो सकता है जब टर्मिनल बन जाए, शिलान्यास किया है सॉरी, तो जब वो टर्मिनल बन जाए तो हो सकता है उसके बाद शुरू हो। तो वो कनेक्टिविटी तो आज की तारीख में जरूरी है। और हरियाणा में अगर हिसार में एक अच्छा एयरपोर्ट सामने आएगा और जिससे कल को भविष्य में हम ये उम्मीद करें कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी उड़े। अभी तो चंडीगढ़ में ही नासिर मैं आपको बताऊं जो एयरपोर्ट है वो कहने के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 1-2 फ्लाइट दुबई या शारजाह के लिए जाती है, बहुत ज्यादा फ्लाइट्स नहीं है। यहाँ पर भी लोगों को ये शिकायत रहती है। तो अगर वो भविष्य में एक अच्छा एयरपोर्ट के तौर पर ठीक है सर। और जी